Good morning, my dear student. Welcome to my channel NEET Bio by प्रीति आनंद. My name is प्रीति आनंद. आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है. मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट पढ़ा रही हूँ, डाइजेशन ऑफ फूड. आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे आते हैं तो सिर्फ देखिए नहीं, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अंदर से मोटिवेट हो सकूं और मैं आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करा सकूं. सो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नीट बायो बाय प्रीति आनंद को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. और आज का वीडियो मैं कंटिन्यू करती हूँ डाइजेशन ऑफ फूड से. तो स्टार्ट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस. फूड का डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस के द्वारा होता है. मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? तो मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है इट रेफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू डाइजेस्टेबल पार्टिकल मेनली बाय टीथ. एंड केमिकल डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच कंपाउंड विद ए हाई मॉलिक्यूलर weight in the food broken down into a small substance that can be reabsorbed by the body. मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल डाइजेशन जो एक डाइजेशन होता है जिसमें कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है और डाइजेस्टेड पार्टिकल्स जो होता है वो मेनली बाय टीथ होता है. केमिकल डाइजेशन में होता है कि इसमें कंपाउंड विथ ए हाई मॉलिक्यूलर वेट इन द फूड ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉल सब्सटेंस. इसमें जो होता है वो कंपाउंड जो होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट इन द फूड में ब्रेक डाउन हो जाता है अ स्मॉल सब्सटेंस में एंड एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ? हमारे बॉडी में. Chemical and mechanical digestion are the two methods your body use to break down the food. दो मेथड है जो ब्रेक डाउन फूड करता है हमारे बॉडी में. पहला है केमिकल मेथड और दूसरा है मैकेनिकल मेथड. मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो इन्वॉल्व किया करता है फिजिकल मूवमेंट टू मेक फूड स्मॉलर और केमिकल डाइजेशन यूज एंजाइम टू ब्रेक डाउन द फूड. मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो हमारा फिजिकल मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है और हमारा जो फूड होता है उसे स्मॉल करता है स्मॉलर भाग में ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए. और केमिकल डाइजेशन जो होता है वो यूज करता है एंजाइम जो कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है. एग्जाम्पल में है योर टीथ च्यूइंग फूड इज मैकेनिकल डाइजेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड थ्रू द मूवमेंट ऑफ टीथ. And chemical digestion involve chemical and enzymes in the optimum temperature. The buccal cavity perform the two major functions, that is mastication of food and facilitation of swallowing. The teeth and tongue with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly. Mucus in saliva help in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus, and the bolus is then conveyed into pharynx and then into esophagus by swelling or deglutition. इसका ये अर्थ हुआ है कि बक्कल कैविटी जो होता है वो दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है. पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड जो फूड को गला देती है और सेकंड फैसिलेशन ऑफ स्वेलिंग जो भोजन को हमें निगलने में मदद करती है. जो टीथ और टंग होती है वो सैलिवा की वजह से फूड को मैस्टिकेट कर देती है यानी फूड को गला देती है. जो सैलिवा में म्यूकस पाया जाता है वो हमारे फूड को ल्यूब्रिकेट करने में मदद करता है. और साथ ही जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल है वे गले हुए और चबाए हुए फूड पार्टिकल उन्हें आपस में जोड़ने का काम भी करता है. म्यूकस जो क्या करता है वो खाने को ल्यूब्रिकेट करता है. उसके बाद मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल को आपस में जोड़ने का भी काम करता है जिसे हम बोलस कहते हैं. म्यूकस पहले खाने को क्या करता है? ल्यूब्रिकेट करता है. ल्यूब्रिकेट मीन्स नमी करता है. उसके बाद मैस्टिकेटेड फूड को आपस में जोड़ देगा जिससे स्ट्रक्चर बनेगी जिससे हम बोलस कहते हैं. बोलस कहाँ बनती है? तो बोलस हमारे बक्कल कैविटी में बनती है. अब बोलस कहाँ जाएगी? तो अब बोलस जाएगी हमारे फैरनेक्स में जाती है. उसके बाद ओसोफेगस में ट्रांसफ़र होती है. द बोलस फर्दर पासेज डाउन थ्रू द ओसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस एंड द गैस्ट्रो
Esophageal sphincter control the passage of food into the stomach. The saliva secreted into the oral cavity contain electrolytes, that is sodium plus potassium plus Cl minus and enzyme salivary amylase and lysozyme. अब यहाँ से इसका ये अर्थ हुआ कि जब बोलस आ गया हमारे पास, मतलब कि जब म्यूकस पहले खाने को लुब्रिकेट करता है, उसके बाद मैस्टिकेटेड फूड को आपस में जोड़ देगा, जिससे स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस कहाँ बनती है? तो बोलस बक्कल कैविटी में बनती है। अब बोलस जो होता है वो फेरिंक्स में जाती है, उसके बाद ओसोफेगस में ट्रांसफ़र हो जाती है एक प्रोसेस के द्वारा, जिससे डिग्लटेशन या फिर स्वेलिंग कहते हैं। जो बोलस है वो फिर आगे जाएगा ओसोफेगस में। कुछ मस्कुलर कंट्रैक्शन द्वारा जो ओसोफेगस की मसल होती है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस यहाँ पर क्या हुआ? तो पेरिस्टालसिस ओसोफेगस के अंदर बोलस का मूवमेंट है, जिसके द्वारा मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ओसोफेगस में बोलस का मूवमेंट किस प्रकार का होता है? तो डैट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एग्ज़ाम। जो गैस्ट्रोओसोफेगियल स्फिंक्टर है वो फूड को स्टोमच में जो पैसेज है उसको कंट्रोल करता है। जब फूड ओसोफेगस से स्टोमच में जाएगा तब स्फिंक्टर कंट्रोल करेगा, जिसे गैस्ट्रोओसोफेगियल स्फिंक्टर कहते हैं। जो सैलिवा ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में सेक्रेट होती है उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, और इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे सैलिवरी एमाइलेजेस एंड लाइसोजाइम्स। ओरल कैविटी के एंजाइम के नेम क्या क्या हैं? तो दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला सैलिवरी एमाइलेजेस एंड लाइसोजाइम्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए। जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का वो ओरल कैविटी अर्थात बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से आते हैं। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, डेट इज़ द सैलिवरी एमाइलेजेस। तो यहाँ पे जो केमिकल प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो ओरल कैविटी अर्थात बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी में क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है वे अपना हाइड्रोलाइटिक एक्शन शो करता है। ओरल कैविटी में क्या होता है? तो ओरल कैविटी में एक केमिकल प्रोसेस डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी में हाइड्रोलाइटिक एक्शन एंजाइम स्टार्ट हो जाते हैं। जो सैलिवरी एंजाइम्स है वहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम्स है, जो कि हाइड्रोलाइटिक एक्शन शो करता है, जिससे वो कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट कर देता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज हियर बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम pH 6.8 into a disaccharide that is maltose. Lysozyme present in the saliva act as an antibacterial agent that prevent the infection. और स्टार्च जो होता है वो सैलिवरी एमाइलेज में होता है और वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में। इसका ये अर्थ हुआ कि लगभग 30% जो स्टार्च होता है वो सैलिवरी एमाइलेजेस के द्वारा ओरल कैविटी में ही हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी टूट जाता है। ओरल कैविटी का ऑप्टिमम pH जो होता है वो लगभग 6.8 होनी चाहिए, जिससे सैलिवरी एमाइलेजेस अपना फंक्शन नॉर्मल कर सके। जो ये स्टार्च होता है वो डाइसैक्राइड में टूटता है, यानी माल्टोज में टूटता है। यानी ओरल कैविटी में जब 30% स्टार्च होगा हमारे बॉडी में, हमारे फूड में, अगर 100% स्टार्च है तो उसका 30% स्टार्च ओरल कैविटी में है, माल्टोज के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है। किसके द्वारा? सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा, जो एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स है। जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो सैलिवा में प्रेजेंट होती है। वो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो इन्फेक्शन को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कौन सा एंजाइम फंक्शन करता है? डेट इज़ लाइसोजाइम्स। और ओरल कैविटी में जो रिएक्शन है वो स्टार्च जो है वो सैलिवरी एमाइलेजेस की मदद से pH 6.8 है, वो सैलिवरी एमाइलेज की मदद से स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। आप लोग 11 सब्सक्राइबर से इंक्रीज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो
तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, बाय।